तख्त बदलते हैं, यहाँ ताज भी बदलते हैं और मशीनरी की शोर में कभी आवाज भी बदलती है, मगर ये मुल्क बचेगा तो सिर्फ लोकतंत्र के दम पर। यहाँ कल भी बदलते हैं और आज भी बदलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मनु शांति प्रिया और मेरे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के सुधी विश्लेषक मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों, आज बंगाल की हार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता का दुर्ग चाहे कितना भी ऊंचा हो, जन आकांक्षाओं की लहरें उसे छूने का दम रखती हैं और लोकतंत्र में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमारी सत्ता सदैव रहेगी। और आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भारतीय राजनीति का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। 4 मई 2026 को शाम तक चुनावी राज्यों के आए परिणाम विशेष रूप से ममता बनर्जी के सत्ता का किला ढहने से और तमिलनाडु में एक युवा राजनेता का सिनेमा से चलकर राजनीतिक सत्ता की दुनिया में राज तिलक ने केवल सरकारें नहीं बदली बल्कि दशकों पुराने राजनीतिक अहंकार और किलों को भी ध्वस्त कर दिया है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन जब सत्ता की मशीनरी और जनता की खामोशी आपस में टकराती है तो मंजर और रूप कुछ और ही निकलता है। ठीक कहा आपने। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन था उसमें 2 सशक्त क्या कहना चाहिए स्तंभ थे, ममता बनर्जी और स्टालिन, और संजोग देखिए कि दोनों ही स्तंभ ढह चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न तो है ही। साथियों, 4 मई 2026 के नतीजों ने बंगाल में 15 साल पुराने ममता बनर्जी के दुर्ग को ढा दिया है। एक तरफ भाजपा इसे जनता का न्याय कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और विशेषकर राहुल गांधी अर्थात विपक्ष सरकारी मशीनरी और केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक रणनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है अष्टभुजा जी, आप इसे लोकतांत्रिक जनादेश मान रहे हैं या संस्थागत प्रबंधन? क्या वाकई मशीन में किसी लोकप्रिय नेता को उसके गढ़ में हराने की क्षमता रखती है? क्या लगता है आपको कि इस पूरी परिपाटी में जो समीकरण बैठ रहा है वो आपके दृष्टि से इसका बेहतरीन विश्लेषण क्या है? देखिए मनुप्रिया जी, चुनावी नतीजे केवल एक हार जीत नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति के एक स्ट्रक्चरल चेंज अर्थात संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। जब बीजेपी ममता बनर्जी जैसे 15 साल पुराने क्षत्रप को उनके ही गढ़ भवानीपुर में हरा देती है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक और लाजमी है। बिल्कुल सर, ये बात तो है ही कि 15 साल का जो एक बड़ा समय उन्होंने वहां पे शासन में बिताया, उसमें मशीनरी का जो केंद्रीय बल की मशीनरी का जिस तरह से प्रयोग किया गया है उसका प्रभाव तो पड़ा ही है काफी, नहीं? वो तो है ही, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज़ादी के बाद का इतिहास भी है कि लगातार 3 बार से ज़्यादा
कोई न तो सीएम बना है न तो पीएम बना है। हालांकि आगे क्या नज़ारा होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। वैसे तो अक्सर चुनाव, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का, सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनाव आयोग के प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठते ही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मशीनरी केवल एक उत्प्रेरक और सहायक का काम करती है, वह केमिस्ट्री नहीं बदल देती। क्योंकि यदि केंद्रीय बल या अन्य सरकारी मशीनरी चुनाव जिता सकते तो 2021 में भी भाजपा चुनाव जीत गई होती। नहीं, ये बात तो है सर कि केमिस्ट्री नहीं बदलती है। कोई भी प्रशासन में आप कोई भी प्रशासनिक इकाई है वो एकदम से ग्राफ्स को नहीं बदलते हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि लेकिन उसका प्रभाव काफी हद तक पड़ा है। जिस तरह से डराया धमकाया गया, जिस तरह से लगातार चुनाव के दौरान जो घटनाएं आ रही थी और आईपीएस वगैरह के जो वीडियोस आए थे, और ये चुनाव आयोग ने भी जो ममता बनर्जी के प्रति एक कड़ा रुख अपने रखा था, तो उन सब चीजों को लेकर के लगता तो है ही कि काफी प्रभावित तो हुआ है वोट बैंक। बिल्कुल, ये अभी की बात नहीं है, चाहे वो नेहरू का दौर हो या इंदिरा गांधी का दौर हो, ऐसे समीकरण बनते रहे हैं और ऐसे लांछन लगते रहे हैं। और यह भी सच है कि सरकारी मशीनरी अधिकांशतः सत्ता के पक्ष में झुक जाते हैं, लेकिन इसको प्रमाणित करना एक कठिन बात है और अंत में सारा मामला जनता की जागरूकता और समझ पर जाकर के टिक जाता है। हालांकि एक और उल्लेखनीय बात है जिसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है कि अब बंगाल का युवा केंद्र सरकार के एजेंडे और औद्योगिक निवेश तथा विकास के नैरेटिव वाले पैगाम को ज्यादा पसंद किया, न कि ममता बनर्जी के क्षेत्रीय गौरव के नैरेटिव को। और इस प्रकार बीजेपी ममता पर भारी पड़ गई और यह व्यापक बदलाव बताता है कि बंगाल अब खेला होबे के शोर से निकलकर विकास होबे की स्थिरता की ओर बढ़ना चाहता है। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गेছে। सही कहा सर आपने। विकास तो समाज के लिए बहुत आवश्यक होता भी है। और वैसे अगर मशीनरी और असैनिक बल और चुनाव आयोग अगर इन सब लोगों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता और ये इन सभी की शुचिता बरकरार रखते हुए अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती, तब इसमें एक चीज ये शामिल हो जाती कि परिवर्तन तो वैसे भी किसी भी राज्य में परिवर्तन हमेशा सार्थक होते हैं। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा, एक ही व्यक्ति 15 साल से बैठा था, तो अगर लगातार, और 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। मुझे लगता है हर 5 साल पे पार्टी चेंज हो जानी चाहिए। इससे क्या होता रहता है, रिन्यूअल जो कहते हैं ना कि नवीनीकरण जो होता है वो सत्ता का नवीनीकरण होता रहता है और वो बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लगातार अगर किसी चाहे सीएम हुआ या पीएम,
वो अगर लगातार 5 साल के बाद फिर अगले कार्यकाल के लिए चुन लिया जाता है तो वो उस चीज को, उस कुर्सी को अपनी बहुमती और अपना अधिकार समझ लेता है, और फिर वो जो मशीनरी के दुरुपयोग के और जो ये इस तरह के जो अभी पश्चिम बंगाल में जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के, इस तरह के आरोप लगना तय भी होता है और काफी हद तक दुरुपयोग होता भी है। तो परिवर्तन तो एक सार्थकता है, लेकिन परिवर्तन भी निष्पक्ष होने चाहिए। हालांकि आप इसको कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ करके देख सकती हैं कि जो उच्च सत्ता है वह कभी भी परमानेंट नहीं होती है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की। आपको बता दें कि 1990 का वो दौर था जब यूएसएसआर, जो जिसका वर्तमान में छोटा हिस्सा रसिया बचा हुआ है, 15 भाग में टूटने के बाद उसकी भी अपनी डोमिनेंसी थी और डायनेस्टी थी, और समय के साथ टूट गया। तो 90 के बाद एक समय ऐसा रहा और विद्वानों और विश्लेषकों को लगा कि दुनिया बाइपोलर की जगह पर यूनिपोलर हो गई और उसके केंद्र में अमेरिका हो गया था। लेकिन समय के साथ फिर अमेरिका की सत्ता को टक्कर दिया चीन ने, और रूस पुतिन के नेतृत्व में मजबूत हुआ। इब्सा, एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग परिषद और ब्रिक्स जैसे अनेक क्षेत्रीय संस्थाएं और एशिया स्तर की संस्थाएं उभरी और उसको टक्कर दी, और बैलेंसिंग पावर बदलता हुआ दिखा। और वैसा ही कुछ वर्तमान में आप भारत के संदर्भ में कह सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर बीजेपी एक ऐसे यूनिपोलर पार्टी के रूप में अपना मजबूत जनाधार तैयार कर ली है और जन्म ले चुकी है कि उत्तर भारत सहित देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी अपना गढ़ जमा ली है। हालांकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जो युवा नेता सिनेमा से निकलकर राजनीति की दुनिया में आए और सत्ता का राजतिलक अपना किए, वह एक व्यापक बदलाव और अंधेरे में बड़े उजाले के रूप में दिखता भी है, जो आगे चल करके अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में जोड़कर देखने का एक ऊर्जा शक्ति हो सकती है। और इसका संकेत आज राहुल गांधी ने थलापति विजय को सबसे पहले बधाई दे करके संकेत दे भी दिया है, और देना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर सत्ता में युवा आएंगे तो एक नई विचारधारा आती है, और नई विचारधारा ही समाज को नए नवोन्मेष और एक बेहतरीन समाज की ओर ले जाने का दम रखती है। तो जो थलपति विजय की जीत है, ये मतलब मुझे तो लगता है कि तमाम युवाओं के लिए एक संकेत भी है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सक्षम है और कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो अब एक नई अच्छी पार्टी और एक अच्छी नींव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस तमाम घटनाक्रम के बीच एक और बहुत ही विचारणीय प्रश्न है सर। संविधान जो है वो भारत को राज्यों का संघ कहता है, लेकिन हालिया चुनावी रुझान एक अति केंद्रीकृत सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो ये सहकारी संघवाद की अवधारणा को नहीं लगता है कि बहुत नुकसान पहुंचाने वाला होगा? क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में परिसीमन और संसाधनों का बंटवारा राज्यों के बीच एक बड़ा संवैधानिक टकराव को लेकर आएगा? और क्या हम एकात्मक सत्ता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? इन तमाम प्रश्नों का जो आपको क्या लगता है कि इन तमाम प्रश्नों का जन्म होना लाजमी है ना? बिल्कुल। देखिए मनुप्रिया जी, आपने जो प्रश्न उठाया है वह संविधान की दृष्टि से तो एक बहुत ही गहरा और तार्किक प्रश्न है ही, क्योंकि भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही इंडिया दैट इज भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ है का जिक्र किया गया है। लेकिन 4 मई की जो घटनाएं हुई, जो व्यापक बदलाव हुआ, वह एक ऐसी
खतरनाक और असंवैधानिक तथा अलोकतांत्रिक स्थिति और परिवर्तन की ओर इशारा करता है, जहां केंद्र के साथ साथ अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी और विचारधारा का वर्चस्व कायम हो गया है, जिससे जो संतुलन बनाए रखने का संवैधानिक मशीनरी है, जिसको चेक एंड बैलेंस की शक्ति बोलते हैं, वह कमजोर पड़ जाएगा। और चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या दक्षिण भारत के राज्य हों, जिनकी भाषाई अस्मिता और उनका अपना जो प्राचीन इतिहास, गौरव, संस्कृति और पहचान, प्रतिष्ठा, सम्मान की बात है, उसके कमजोर होने या खोने का डर बढ़ गया है। और इस तरह यह जो संघवाद रूपी विशेषता है भारत के संदर्भ में, उसके लिए शुभ संकेत तो नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब केंद्र में और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो जाए, तो जो संसाधनों का वितरण है या वित्त का वितरण है, उसमें भेदभाव दिख सकता है और इतिहास में दिखा ही है। बिल्कुल, ये संघवाद को काफी हद तक प्रभावित करेगा, क्योंकि अभी तक आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और फिर अब प्रत्येक, जब इस तरह की स्थिति होगी तो प्रत्येक राज्य को अपने मनमानी तरह से जो है संसाधनों का बंटवारा जो है वो हो सकता है। और अगर ये स्थिति जब आती है तो एक समय के बाद जो सत्ता में जो केंद्र में बैठा है वो व्यक्ति तानाशाह होने की ओर अग्रसर होने लगता है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल। और इससे कोई भी अधिनियम बनाना हो या बिल को पास कराना हो, चाहे जो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि महिला वंदन अधिनियम जो विफल हुआ, या जो डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन का मुद्दा था, वो सारे मुद्दे पास कराना या अधिनियम के रूप में उसको इनेक्ट करना और संविधान में संशोधन करना सरकार के लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और यह संवैधानिक रूप से और लोकतांत्रिक संतुलन पर खतरे के रूप में तो है ही, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू है जिसपे विचार किया जा सकता है कि अगर केंद्र में और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी की सत्ता होगी या सरकार बनेगी, तो विकास कार्यों को करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार को भी अपने अस्तित्व का डर है और जनता में विश्वास बनाए रखने का भी भय रहेगा। लेकिन आपकी बात सही है सर, ये तो है ही, विकास एक विकास का पहलू देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो संविधान की जो मूल आत्मा थी वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय थी, मतलब सबका विकास, सबको साथ लेकर विकास की बात उन्होंने कही थी। तो राज्यों में जो है वो प्रतिनिधित्व वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का हो, तो वो ज्यादा अच्छे से अपने मुद्दों को, वहां की लोकल चीजों को और वहां की क्षेत्रता को अच्छे से समझ पाते हैं। और संघवाद केवल शक्तियों का ही बंटवारा नहीं है, ये हमारी विविधता को बनाए रखने के लिए भी इस तरह का ढांचा बनाया गया था। और वैसे भी राज्यों में कमजोर विपक्ष का होना केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देता है, जो कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सही संकेत नहीं है। देखिए, जो स्थिति बन गई है और जिधर अभी आपने संकेत किया वह तो है ही, और जो यथार्थ रूप में दिखता है और कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसकी तूती बोलती है, यह तो एक बात है ही, लेकिन एक दूसरा आयाम यह भी है कि उस पर दायित्व भी अब बढ़ जाता है कि जो विकास प्रक्रिया में छूट गए या जिन राज्यों में विपक्ष की ही सही कोई पार्टी मजबूत रूप में नहीं आ पाई, उनके भी विकास को देखना एक दायित्व हो जाता है, क्योंकि उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ पीछे छोड़ने का प्रयास करेंगे या मनमाना कोई एक्शन लेंगे, तो वह राज्य जो
संघ का स्ट्रक्चर है उससे अपने आप को अलग घोषित करने का प्रयास करेगा और विदेशी शक्तियों तथा अन्य आतंकी गुटों से संपर्क बैठा करके अपने आप को अलग देश घोषित करने की स्थिति में पहुंच जाएगा, जिसके नज़ारे आप यूरोप के विभिन्न देशों में देख सकती हैं कि महाद्वीप छोटा सा ही है लेकिन उसमें लगभग 50 देश हैं। बिल्कुल, ये इस तरह की स्थिति अलगाववाद की ओर तो बढ़ता ही है राज्य, लेकिन हमारा तो यही उद्देश्य रहेगा कि केंद्र जो है भारत की लोकतांत्रिक एकता को संभाल के रखे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इन तमाम आयामों के बीच सर एक आयाम और उठता है जो मुझे लगता है हमारे सुधी दर्शकों को इसको जानने का पूरा अधिकार भी है, वह ये है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर विभिन्न विद्वान विश्लेषक इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत में अब लोकतंत्र का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है और संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खो चुकी हैं। इन गंभीर आरोपों के बीच एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्या सोचे, क्या करे, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हार जीत से किसी राष्ट्र की आत्मा तय होती है? क्या हमारा लोकतांत्रिक ढांचा इतना लचीला है कि वह एक ध्रुवीय दौड़ से भी पार पा लेगा? क्या विपक्ष की हार लोकतंत्र की हार है या उनकी रणनीतिक विफलता? इन तमाम प्रश्नों के बीच जो एक मन में गहमागहमी रहती है आम आदमी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे आम नागरिकों को? देखिए मनुप्रिया जी, भारत का लोकतंत्र इतना भी कमजोर नहीं है कि अगर किसी दौर विशेष में समीकरण ऐसे बैठ गए और दशा ऐसी पैदा हो गई कि अधिकांश राज्यों में एक दल की सत्ता हो गई तो लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कहा जाता है कि जो हमारी संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, वह कभी टूटी नहीं, कमजोर नहीं हुई, अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बना के रखी हुई है और समय के साथ मजबूत ही हुई है। बेशक आप प्राचीन इतिहास से लेकर के आप आधुनिक भारत तक या अभी तक देख लीजिए कि दूसरे देशों से विभिन्न आक्रमणकारी आए, चाहे वो हूण हो या कुषाण हो या मुसलमान हो या मुगल हो या अंग्रेज हो, सबने यहाँ बदलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमारी सनातन संस्कृति मजबूत रूप से बनी हुई है और अपनी पैठ जमाई हुई है और पूरे दुनिया के संस्कृतियों, समाजों और देशों के लिए एक केस स्टडी और नजीर के रूप में साबित होती है। उसी तरह से आज जो बदलाव भारत में पार्टियों के स्तर पर हुआ है, तात्कालिक रूप में कह सकते हैं कि वह लोकतंत्र पर खतरा है, लेकिन वह उसी एक पार्टी वाले सरकार, सत्ता या दल के लिए एक दायित्व भी बढ़ा देती है और अनुशासन के साथ देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए प्रशासनिक शुचिता और शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ा देती है और संवैधानिक मूल्यों का पालन करने के लिए मजबूर भी कर देती है। क्योंकि लोकतंत्र महज एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत विमर्श है और वर्तमान बदलाव को लोकतंत्र का अंत कहना एक अतिशयोक्ति होगी और नासमझी होगी। हाँ, इसे लोकतांत्रिक संक्रमण अर्थात डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के रूप में देखना ज्यादा सटीक और संतुलित होगा। रही बात सरकारी मशीनरी के जो तंत्र हैं या लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, चाहे वह चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां हो, उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक नियमों का पालन करना उसके अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी निष्पक्षता लोकतंत्र की रीढ़ होती है। हालांकि यदि जनता के एक बड़े वर्ग में
यह धारणा बन जाए कि ये संस्थाएं किसी एक पार्टी विशेष के पक्ष में प्रभावित हो रही हैं और भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही हैं, तो यह चिंता का विषय तो है। लेकिन भारत के पास संविधान का अनुच्छेद 324 और स्वतंत्र न्यायपालिका का कवच भी है, जो इनकी निष्पक्षता को बचाए रखेगा। क्योंकि आज़ादी के बाद से ही लेकर आज तक भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी कार्यपालिका अति शक्तिशाली हुई, विशेष रूप से इंदिरा गांधी के दौर में या नेहरू जी के दौर में या 2004 के पहले वाजपेयी जी के समय में, तब भारतीय न्यायपालिका और अंततः जनता की अदालत ने संतुलन बहाल किया। और जैसा कि मैंने कहा कि इंदिरा गांधी का दौर यानी कि 1977 की घटनाएं इसकी सबसे बड़ी क्लासिकल और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हैं। और इतना बड़ा बदलाव होने के बाद भी आप एक खुशनुमा पहलू और उगता हुआ फूल आप देख रहे होंगे कि जो तमिलनाडु में टीवीके पार्टी और थलापति विजय का आना बताता है कि लोकतंत्र में कभी शून्यता नहीं आ सकती और पुरानी पार्टियां अप्रासंगिक होती हैं, तो इन्हीं रूपों में नए स्वर भी उभरते हैं और यह लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। बहुत ही अद्भुत विश्लेषण अष्टभुजा जी। साथियों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, चुनावी नतीजे जिस भी राह में जनता ने अपना मत दिया है वो उनका मत है, लेकिन अंत में एक उम्मीद आपके पास सदैव रहती है कि 5 साल में आप वोट का बटन दबाकर सत्ता की किस्मत और अपने लिए एक बेहतर भविष्य को चुन सकते हैं, तो उसको अवश्य चुनिएगा। और आज की चर्चा में बस इतना ही, जाते जाते इतना ही कहूंगी, तब यहाँ किसी और का तख्त था, आज कोई और प्रधान है। ये वक्त की गर्दिश है, यहाँ हर इंसान मेहमान है। मत करना गुरूर अपनी जीत पर ए मुसाफिर, इतिहास के पन्नों में दफन न जाने कितने सुल्तान। तो अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरा कमेंट मुझे अवश्य दीजिएगा कि आपको ये चैनल और मेरी ये प्रस्तुति और हमारे साथी अष्टभुजा जी की ये प्रस्तुति कैसी लगती है, और आपके इन कीमती सुझावों का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ऐसा निवेदन है। मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में, तब तक लेते हैं इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार साथियों।